ये रेज हैंड किसने किया हुआ है? मिन्नी। टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 4 में हमें ये पढ़ना है, मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन, ये सब तो पढ़ चुके थे मुझे लगता है। CBCS बेनिफिट्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी आज है 5वीं किस्त। टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 5 शुरू करने के पहले आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो पिछली बार हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, टर्म एंड एग्जाम, छात्रों को संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना, सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन। ये पिछली क्लास में बताया था कि असली मूल्यांकन वो है जो निरंतर होता रहे, ये कोई अंतिम में होने वाली बात नहीं है। किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्वर्ण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? सही गलत, एक से अधिक विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, बी और सी दोनों। मेमोरी को चेक करना हो तो कौन सा क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट? एकाधिक विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति दोनों, इससे मेमोरी चेक हो जाती है। ऐसे टाइप इवैल्यूएशन विश्वसनीय नहीं है, क्यों? इसमें सदैव छात्रों के उत्तर भिन्न भिन्न होते हैं, उसके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं, उसकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है, इनकी उत्तर शैलियां भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसे टाइप इवैल्यूएशन, जैसे आपसे कोई इस तरह की परीक्षा होती है जिसमें आपको सब्जेक्टिवली लिखना होता है ना, एक्सप्लेन करना होता है लिख करके, तो इसको विश्वसनीय ज्यादातर इसलिए देखोगे कि ज्यादातर एग्जाम अभी ऑब्जेक्टिव टाइप होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है, चेकर है, उसकी मनोदशा क्या है, उसके आधार पे वो नंबर देने लगता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन में एक तो वो सारा पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो अपना दृष्टिकोण लगाते हैं। अब आप मानते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी बात है, वो मानते हैं कि नहीं धर्म का शासन होना चाहिए। आप लिखोगे कि सेकुलरिज्म होना चाहिए तो आपको कम नंबर देंगे, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। समझ गए? हाँ, ये भी होता है, उसकी मनोदशा अगर अच्छी है तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा। और ये 100% इसमें सच्चाई है, ऐसा होता ही है, हम लोग भी इससे पीड़ित रहे हैं। मुझे याद है अपनी ग्रेजुएशन का पेपर बहुत ही शानदार किया था, लेकिन मुझे बड़े एवरेज मार्क्स मिले थे।
मैं बहुत मेहनत करके गया था, मुझे इतना दुख हुआ ना इस बात से। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या है? छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए, विद्यालय की भव्य इमारत का निर्माण किया जाए। मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया, DDU। निम्नलिखित में से छात्रों के गृह कार्य को जांचने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? और ये तो एक्सपर्ट हो जाओगे। ए और सी में क्या डिफरेंस है पीछे वाले क्वेश्चन में? छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, यानी मूल्यांकन तो पता ही ना क्या होता है, इवैल्यूएशन, कि इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, और पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए। प्रश्न उठता है कि शिक्षा का स्तर नीचे किस वजह से है? क्या हमारा पाठ्यक्रम संशोधित नहीं है? यूजीसी नेट का ही पाठ्यक्रम देख लो, मैं कहूँ कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को आप संशोधित कर दीजिए। तो क्या उसमें संशोधित करोगे, क्या करोगे? और संशोधित करने से क्या बढ़ जाएगा, कौन सा स्तर बढ़ जाएगा? अभी ये हाईएस्ट लेवल पे है। छात्रों का मूल्यांकन करने से हमें पता चलता है कि किन किन आयामों में कमियां हैं, और उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। छात्रों के मूल्यांकन से सिर्फ छात्रों की कमियां नहीं पता चलती, सिस्टम की भी कमियां पता चलती हैं, क्योंकि छात्र सिस्टम से ही सीख रहे हैं। निम्नलिखित में से छात्रों के गृह कार्य की जांचने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? यह कार्य कक्षा के बुद्धिमान छात्रों को आवंटित कर दिया जाए, कक्षा में उत्तर की समूह ढंग से, सामूहिक ढंग से जांच की जाए, उनकी जांच आदर्श उत्तर पुस्तिका से मिलान की जाए, शिक्षक नियमित रूप से स्वयं उनकी जांच करें। शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम का लागू किया जाना आवश्यक है, क्योंकि छात्रों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके, एक नियमित अभ्यास किया जा सकता है, छात्रों को सत्रांत परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, परिणामों के बाद छात्रों से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सके। ये कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मतलब एग्जाम लेने के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि
स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया, इसके बाद उसका फीडबैक मिला कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि फेल हो गया, पास हो गया, पुअर मार्क्स आए, बेटर मार्क्स आए, ये एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन उसका उपचार हम कहाँ देते हैं? उसका सॉल्यूशन तो भी हमको देना है ना। ये तो इसी तरह से हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ये बीमारी है, घर जाओ, तो ये शिक्षा व्यवस्था अधूरी है। टीचर को पता है कि छात्र इस मैथमेटिक्स में वीक है, मैथमेटिक्स में उसके कम नंबर आए हैं, फेल हो गया है, 31 नंबर आए, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में फेल, घर जाइए। लेकिन नहीं, होना ये चाहिए कि उसके बाद कुछ टाइम टीचर को मिलना चाहिए कि टीचर ही उसको पढ़वा करके पास करवाए। जितनी जिम्मेदारी छात्र की है फेल होने में, उतनी जिम्मेदारी टीचर की भी है फेल करने में। फेल वहां सिर्फ छात्र नहीं फेल हुआ, वहां टीचर भी फेल हो गया। इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए कि एग्जाम होगा और उसके बाद 2 महीने और मिलेंगे आपको, जो फेल हो गया, जिनके कम नंबर आए, 2 महीने और उनको ट्रेन करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर से एग्जाम लेंगे, और फिर भी इसमें फेल हो गया, तब माना जाएगा कि छात्र की गलती है, टीचर ने अपना 100% दे दिया है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूलों में है, समझ गए। जन्नत, मेरी क्लास इसी समय होती है 6 बजे, लेकिन अल्टरनेट डेज पे होती है, ठीक है ना। आज जैसे हो रही है, कल 6 बजे होगी। एग्जाम तक अल्टरनेट डेज पे चलेगी, जब तक यूजीसी नेट का एग्जाम है, उसके बाद ये रेगुलर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं, कक्षा प्रणाली, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री, छात्रों का उपलब्ध स्तर। जिम्मेदारी हमेशा कलेक्टिव होती है, जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की कभी नहीं होती। किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे हम मेजर करेंगे? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके आधार पे। उसका क्लास सिस्टम क्या है, क्लासेस कैसे लगते हैं, सिलेबस क्या है और लर्निंग कैसी होती है, और उसके जो एलुमनाई हैं उनका अचीवमेंट क्या है। अब आपके शहर में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक यूनिवर्सिटी के एलुमनाई कोई आईएएस है, कोई प्रोफेसर है, कोई पीसीएस है, कोई आईपीएस है, दूसरे के पास आउट कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, तो अपने बच्चे का एडमिशन किस में कराओगे? जिसका परफॉर्मेंस बेहतर है उसमें कराओगे। उपलब्धि स्तर, उनका अचीवमेंट क्या है, उसमें नहीं कराओगे। मैंने अपने बच्चे का एडमिशन, बेटी का कॉन्वेंट, यहाँ पे एक कॉन्वेंट स्कूल है, वो बहुत ही नखरे वाले लोग हैं, मतलब फीस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है, और 100%, मतलब पिछले 40 साल में एक भी बच्चा किसी क्लास में उसमें फेल नहीं हुआ है, और सेकंड डिवीजन कोई नहीं आता। तो मैंने पहले रिसर्च किया, सारा देखा, उसका उपलब्धि स्तर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसमें एडमिशन करा दिया। तो ये कहना है, किसी वृक्ष की गुणवत्ता का ज्ञान हमको उसके फल से होता है। डिवीजन फर्स्ट हो सकता है ना। जो 60% से ऊपर जिनके मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन है। नहीं, कूट कूट के तो नहीं है, क्योंकि जितना हम कुटाए थे उतना वो कुटाते नहीं है, कूट कूट के नहीं भरा है। हाँ, ये न्यू बैच।
निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक नियोजन मूल्यांकन यानी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का प्रयोग करते हैं? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। यह पता लगाने के लिए कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है कि नहीं, छात्र अधिगम के कारकों और व्यवहार की समस्याओं को जानने के लिए, दोनों, कोई नहीं। कुटाने की कोई उम्र नहीं होती, हम तो छोटे पर ही कुटा जाते थे। हमारा तो कान पकड़ के हमारे मास्टर ऐसे खड़ा करते थे, ऊपर उठा लेते थे। हमको बहुत बाद में क्लियर हुआ कि स्कूल का मतलब पिटने का स्थान नहीं होता। जब हम 6वीं 7वीं क्लास में पहुंचे ना, तब हमको पता चला कि स्कूल मतलब नॉट द जेल खाना, नॉट द पनिशमेंट प्लेस, प्लेस ऑफ पनिशमेंट। उसके पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यही था कि समथिंग रॉन्ग, स्कूल इज समथिंग रॉन्ग, मार खाने ही जाते हैं। और डरते डरते हम प्रवेश करते थे स्कूल में। निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक नियोजन मूल्यांकन का प्रयोग कर सकते हैं? पहली तो बात यह है कि ये प्लेसमेंट इवोल्यूशन की बात हो रही है। प्लेसमेंट इवोल्यूशन का मतलब है कि आप एक विशेष काम के लायक है कि नहीं। हाँ, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। जैसे यूजीसी नेट का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो प्लेसमेंट इवोल्यूशन है। इस न्यू बैच में 5वीं क्लास है जन्नत, और मुझे लगता है कि अल्टरनेट डेज पे हो रही है, उस हिसाब से एक दिन छोड़ के जोड़ लो, बीच में डाउट पे 4-5 दिन हुए। पहले तो इस कोर्स में एनरोल कर लो ना। तो छात्र उस ज्ञान और कौशल में निपुण है कि नहीं जो चाहिए। बी है छात्र अधिगम के कारकों और व्यवहार की समस्याओं को जानने के लिए। छात्र अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग के मोड क्या है और इनके बिहेवियर में प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों को जानने के लिए, इन दोनों को जानने के लिए प्लेसमेंट इवोल्यूशन नहीं होता। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेटिव इवोल्यूशन का उपयोग किया जाता है? समेटिव यानी लास्ट वाला इवोल्यूशन, योगात्मक, सारे मूल्यांकनों को जोड़ करके। अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति की निगरानी, मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाण पत्र या ग्रेड देने के लिए, छात्र की अभिरुचियों और प्रवृत्तियों को जानने के लिए, छात्रों को आवंटित विशिष्ट अधिगम समूहों में विभाजित करने के लिए। से किस ये स्पेस होना चाहिए ना यहाँ पे। शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब गृह कार्य सजा के रूप में दिया जाए। शिक्षक विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए तत्कालिक गृह कार्य में छात्रों से अपेक्षा न की जाए कि वे सदैव गृह कार्य पूरा करके आएंगे। शिक्षक गृह कार्य पूरा करने के लिए छात्रों के अनुभवों की ओर ध्यान न दें। गृह कार्य का उद्देश्य यानी होमवर्क का उद्देश्य।
क्या से क्या हो गया। शिक्षक द्वारा दिए गए गृहकार्य का उद्देश्य क्या है? गृहकार्य का उद्देश्य है यह जांचना कि शिक्षक जो समझाना चाहता है क्या छात्रों ने उसको समझ लिया है, ये उद्देश्य। लेकिन तमाम यस आंसर विल बी बी। इसमें ये गलत किया हुआ है। अच्छा, बी की जगह ये लग गया। चलिए अब विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक है कॉग्निशन। कॉग्निशन कॉग्निशन को हिंदी में कहते हैं संज्ञान। आपको पता है कि मनुष्य में जानने की कई क्षमताएं हैं। मनुष्य वस्तुतः एक फैकल्टी है। क्या है? फैकल्टी। हम 5 ज्ञान इंद्रियों से बाहर से नॉलेज ग्रहण करते हैं, जिनमें से 4 ज्ञान इंद्रियां हमारे मस्तिष्क में ही हैं। हमारे सिर में कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनको कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जो कुछ भी इन 5 खिड़कियों से हमारे भीतर जाता है वो पहुंचता है हमारे मन में। इन पांचों को जोड़ने वाला जो तत्व है वो है हमारा माइंड। ये जो 5 ज्ञान अलग अलग हैं, जैसे कान से हमें ध्वनि का ज्ञान होता है, आंख से हमको दिखता है, नाक से गंध, जीवा से स्वाद, त्वचा से स्पर्श। ये पांचों ज्ञान जहां पे मिलेंगे, इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के हमको एक निष्कर्ष पे ले जाएंगे। जब वो निष्कर्ष निकल जाता है तो इसको कहते हैं संज्ञान। ज्ञान रॉ मटेरियल है, जब ये पक जाता है तो ये हो जाता है संज्ञान। ज्ञान को कहते हैं नॉलेज। ये जो 5 अलग अलग चीजें हैं ये है नॉलेज। और संज्ञान को कहते हैं कॉग्निशन। जब ये पांचों मिल गए तो ये हो गया कॉग्निशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड कॉग्निशन। ज्ञान और संज्ञान। ज्ञान लेते लेते हम संज्ञान में इतने कुशल हो जाते हैं कि बाद में संज्ञान तक जाने के लिए हमको ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ज्ञान की स्मृतियों की जरूरत पड़ती है। जो ज्ञान है वो हमारे अंदर की स्मृति बना देती है। गुलाब का फूल हमने स्मेल किया तो सुगंध। कल को मैं आपसे कहूंगा कि आपका चेहरा गुलाब की तरह है, आपके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है,
तो अगर आपको गुलाब के फूल का अनुभव है, गुलाब का फूल आपने देखा है, तो समझ जाओगे कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, लड़ाई नहीं करने लगोगे। गुलाब है नहीं, फिर भी गुलाब आपको कैसे पता चल गया? वो है संज्ञान। हम जो किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो उसमें किताबों में तो पूरी कहानी है। घनी अंधेरी रात थी, बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, दूर कहीं गांव में कुत्ता रो रहा था। अचानक बिजली चली गई और हवेली में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अच्छा, ना हवेली है, ना बारिश है, ना कुत्ता है, ना अंधेरा है। आप किताब पढ़ रहे हो, दैट इज बुक, यू आर इन प्रॉपर लाइट, यू आर रीडिंग द बुक, बट आपके मन में डर आएगा। यहाँ पे ज्ञान नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? संज्ञान, कॉग्निशन हो रहा है। कॉग्निशन में जब आर ई जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है रिकॉग्निशन, पहचान। तो मैंने बताया कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है, इनसे आपका संज्ञान हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व है, मात्र ज्ञानेंद्रिय और मन इन्वॉल्व नहीं है आपके ज्ञान के लिए। आपके अपने अनुभव जो आपकी स्मृतियों में संग्रहित हैं, वो भी इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जो कि सुपर इंटेलिजेंट है, उसके पास पिछले हजारों लाखों जन्मों के अनुभव संग्रहित हैं, वो भी इन्वॉल्व है। आप किसी जगह जाते हैं और आपको अचानक से वो जगह अच्छी नहीं लगती, सभी का अनुभव हुआ होगा। या इसके विपरीत भी होता है कि कोई जगह जाते हैं और आपको अचानक से वो जगह बहुत अच्छी लगती, लगता है सब कुछ अपना अपना है। ये आपकी आत्मा का ज्ञान है। अचानक ही किसी से मिलते हैं और मन करता है भाग जाओ इसके पास, इसके पास बैठना अच्छा नहीं लगता, वितृष्णा होती है। तो संज्ञान इज मल्टी डायमेंशनल। तो आशा है कि संज्ञान समझ में आ गया होगा। यानी संज्ञान में परसेप्शन, रिकॉग्निशन, रिमेंबरिंग, एक्सप्लेनेशन, ये सभी शामिल है। इसी से एक नई धारा निकली है जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये शब्द सबसे पहले गुस्ताव नाइजर ने प्रयोग किया था 1967 में। हितू, हितू का लिखा है। तो संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें चिंतन, स्मरण, लर्निंग, भाषा का प्रयोग, ये सब। अच्छा, हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण। तो जब हम सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अवधारणा की बात कर रहे हैं। अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। मैं कहूं कि गुलाब के फूल पे जब हमने पत्थर को फेंका तो गुलाब के फूल से एक चिंगारी निकली, ठीक उसी तरह जैसे दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारी निकलती है। आप मानोगे? गुलाब के फूल पर पत्थर मारोगे तो गुलाब का फूल क्या होगा? क्रश हो जाएगा वो। गुलाब के फूल के प्रति आपके मन में एक ऑलरेडी अवधारणा बनी हुई है कि वो कोमल होता है, सुगंधित होता है, नाजुक होता है। कोई आपको नींद में से जगा के कहे कि गुलाब के फूल की पंखुड़ी चला करके मैंने मारा, उसका गर्दन कट गया, तो आप कभी क्या पागल गए हो क्या? गुलाब के फूल से मारा और गर्दन कट गया? आप उसकी बात पे विश्वास ही नहीं करोगे, क्योंकि ये आपकी अवधारणा से मिल नहीं खाती। हर चीज के लिए एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हर चीज का हमारे दिमाग में एक अवधारणा बनी हुई है।
और ये अवधारणा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसी अवधारणा को हम कहते हैं इमेज, छवि, अक्ष। पुरानी फिल्मों में इसको कहा जाता था इज्जत। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? हम गधे पे बैठ के जाएंगे शादी में? मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी? मेरा घोड़ा कहाँ है? गधे पे क्यों नहीं आ सकते? गधे के भी 4 पैर हैं। लेकिन गधे के लिए अवधारणा गलत है। ये जो नाक है ये भी अवधारणा ही है। समाज का जो 99% पोर्शन डील कर होता है अवधारणाओं पे डील होता है, कॉन्सेप्ट पे डील होता है। किसी देश के प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री मानते हो, एक अवधारणा है। नहीं मानो, नरेंद्र मोदी आपसे आकर के बोले कि आप वो आपके प्रधानमंत्री, अगर इस बात को नहीं मानोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। कभी मुलाकात हुई? नहीं। आपके दिमाग में वो बात है। न कभी राष्ट्रपति को देखे हो, न कभी शाहरुख खान को देखे हो, न कभी अमिताभ बच्चन को देखे हो, न कभी जूलिया रॉबर्ट्स को देखे हो, न कभी मैडोना को देखे हो, न कभी अमेरिका गए हो, न कभी यूरोप गए हो, लेकिन सब कुछ आपके दिमाग में है। मैं कहूँ यार पता है यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में पेरिस में ज्वालामुखी फटी है और 200 लोग मारे गए। कि पेरिस में ज्वालामुखी कैसे फट सकती है? वहां कोई पहाड़ भी तो नहीं है। अब पेरिस के बारे में आप ऐसे बात करेंगे जैसे लग रहा है कि पेरिस आप जाते रहे हो, डेली आपके घर के बगल में ही है। और ज्वालामुखी के बारे में ऐसे बात करोगे कि ज्वालामुखी फटना आपने कभी देखा हो? देखा कभी नहीं। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बातें कैसे करते हो? ये अवधारणा है। अवधारणा हमारे जीवन में बहुत सेंट्रल उसका पोजीशन है। मंदिर, मस्जिद, गाय, पवित्रता, पवित्रता, ये सब अवधारणा है। हमसे बड़े हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, तुच्छ हो, क्षुद्र हो, इनका पैर छुओ, इनके सर पे पैर मार दो, ये भी अवधारणा है। मेरा अपना है, मेरा पराया है, ये भी अवधारणा है। झूठ सच भी अवधारणा है। इस मन का खेल है। ये पूरा का पूरा जगत अवधारणाओं से ही चल रहा है। हम नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे 11वीं क्लास में, तो नए नए जवान हो गए थे, तो घंटों बाल बाल खूब शीशे के सामने खड़े होकर के सस्ते थे, संवरते थे, चार्ली का सेंट लगाते थे, कोबरा। सस्ते सस्ते सेंट, पैसा तो रहता नहीं था, तो जो भी मिल जाता था 20-25 रुपए में वो खरीद लेते थे। खुद ही लगाते थे, खुद ही सूंघते थे। नोबडी वाज देयर। एक बार क्या हुआ कि इंस्पेक्शन होगा हॉस्टल का। उस इंस्पेक्शन का इतना हवा मचा दिया गया कि हम लोग भयभीत हो गए। मैं हाउस कमांडर था, तो अपने रमन हॉस्टल को मैंने इतना डेकोरेट करवा दिया, इतना सजा दिया, दिन रात एक करके ना, हर चीज। इंस्पेक्टर आ जाने वाले, डेली होता था इंस्पेक्टर आ जाने वाले, इंस्पेक्टर आ जाने वाले। हम लोग महीनों नींद नहीं आई, इंस्पेक्टर आ जाने वाले। क्लास में भी वही बात, असेंबली में भी वही बात, शाम को गेम में भी वही बात, एमपी हॉल में भी वही बात, मेस में भी वही बात। जब देखो इंस्पेक्टर कब आएंगे, इंस्पेक्टर कब आएंगे। फाइनली 6 महीने तक हम इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर करते रहे और डेली नहाना पड़ता था इंस्पेक्टर के चक्कर में। उसमें गीजर तो हुआ नहीं करता था हॉस्टल में, तो सर्दियों में ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। अवधारणा। इंस्पेक्टर तो नहीं आए, लेकिन हम लोग जीना सीख गए इंस्पेक्टर के चक्कर में। एक अवधारणा ने हमें सैनिटेशन सिखा दिया, सफाई से रहना सिखा दिया, रोज नहाना सिखा दिया। हॉस्टल में लड़के कहाँ नहाते बाते हैं? जब तक कि कंपल्सेशन ना हो जाए, गार्जियन डे। 2 दिन 3 दिन में एक बार नहा लेते। सर्दियों में तो वैसे भी नहीं नहाना चाहिए था। और जब कोबरा का परफ्यूम हो, चार्ली का परफ्यूम है 15 रुपए वाला, वो चार्ली वाला परफ्यूम शुरू शुरू में लगाओ तो सुगंध देता था, 2 4 5 दिन बाद तो दुर्गंध देने लगता था। ये जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं अवधारणा के चक्कर में, न किसी ने खुदा को देखा, न किसी ने भगवान को देखा। खुदा के नाम पे भगवान वाले को मारते हैं, भगवान वाले के नाम पे खुदा वाले को मारते हैं। ये नालंदा बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। करोड़ों लाखों लोग अवधारणा के चक्कर में ही मारे गए। ये अवधारणा किससे बनती है? ये अवधारणा कॉग्निशन से ही बनती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी अवधारणा को बिजनेस की भाषा में कहते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, इसको बनाया जाता है। अनअकैडमी का लोगो आपने यहाँ देख रहे हो, दिख रहा है अनअकैडमी का लोगो? एक ब्रांड नेम है। अब इस अनअकैडमी से यह अवधारणा बनी हुई है कि एक बहुत प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया भी है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बट ये ब्रांड नेम, एक ब्रांड है। इस लोगों को देखते ही लोगों को दिमाग में ऑटोमेटिकली कई बातें दिमाग में आ जाती हैं। इसी अवधारणा का इस्तेमाल करके हमारे हीरो हीरोइन हिट होते हैं, सुपर हिट होते हैं, जुबली हिट होते हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं।
देखो, एक बार की बात है, रंगा और बिल्ला दो दोस्त थे। दोनों नदी के किनारे रेत में बैठे हुए थे। तो रंगा ने कहा कि ऐसा है, मैं एक खेत लूंगा, खेत लेने की सोच रहा हूँ। तो बिल्ला ने कहा कि खेत मत लेना, क्योंकि मैं भैंस लेने की सोच रहा हूँ, तुम भी भैंस ही ले लो। तो रंगा ने कहा कि क्यों, भैंस क्यों ले लूं, मुझे खेत का शौक है। बिल्ला ने कहा नहीं यार, तुम मान लो तुम खेत लोगे तो मैं भैंस ले लूंगा। भैंस कभी कभी चलते चलते तुम्हारे खेत में घुस जाएगी तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो अभी से दोस्ती को बचा के रखना है। तो तुम खेत ना लो। वो कहता मैं खेत तो लूंगा, तुम भैंस ना लो, तुम भी खेत ले लो, तुम भी तो मेरे बारे में सोचो। वो कहता नहीं जी, मैं तो नहीं बदल सकता। उसने कहा अच्छा देखो, ऐसे मैं खेत बनाऊंगा, खेत के चारों तरफ मैं बाड़ लगाऊंगा, ठीक है ना, तो तुम्हारी भैंस इस बाड़ को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये कह रहा है बिल्ला कि नहीं, मेरी भैंस बड़ी तंदुरुस्त होगी, तुम्हारे बाड़ बूड़ को तोड़ के निकल जाएगी। तो रंगा कह अच्छा ठीक है, मैंने लो ये रेत रेत पे ही बना दिया, ये रेत पे लो खेत बना दिया और ये लगा दिया बाड़, और इसमें लगा दी कटीली तारें। तो उसने कहा ये लो, ये मैंने भैंस बना दिया और मेरी भैंस घुस गई तुम्हारे खेत में बाढ़ को तोड़ के। आफ्टर ऑल भैंस मेरी है और दोनों में लड़ाई होगी। रंगा ने बिल्ला का सर तोड़ दिया, बिल्ला ने रंगा का पैर तोड़ दिया। दोनों अदालत में पहुंचे। अदालत में हुआ कि क्या कैसे युद्ध कैसे हुआ तुम दोनों के बीच। इसने कहा इसकी भैंस मेरे खेत में घुस गई। उसने कहा जी नहीं, मेरे पास भैंस ही नहीं है। उसने कहा भैंस नहीं तो घुसी कैसे। फाइनली जज ने रिजाइन कर दिया कि हम समझ नहीं पाए झगड़ा किस बात का है। ये जो बास्को डिगामा वाली बात पूछे हो ना, ये वही बात है, यहाँ दफनाना चाहिए वहां दफनाना चाहिए, लड़ने के लिए हजार चीजें, लड़ाई करते रहो। न भैंस है न खेत है, लड़ाई करते रहो। बास्को डिगामा तो गए दुनिया छोड़ के, आप बैठे हो उनकी कब्र उनके गांव में बनाओ तो उनकी कब्र उनके वहां बनाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं बनाओ। कोल्ड वॉर के दौरान तब ईश्वर की खुफिया संस्था केजीबी का यही अवधारणा थी 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करने के लिए कि किसी देश को, लोगों को मस्तिष्क पर आप अपना नियंत्रण स्थापित कर, आप आसानी से उस देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। सर केजीबी ने इसी अवधारणा के प्रयोग कर बहुत सारे गुप्तचरों का अच्छा अलग अलग देशों में स्थापित किया था। बिल्कुल। तो मेरा ये उद्देश्य था समझाना कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। इसमें ज्ञान भी शामिल है, आपका अनुभव भी शामिल है, आपके विचार भी शामिल है, आपकी धारणा भी शामिल है, स्मृति चिंतन प्रेरणा प्रत्यक्षता सब कुछ शामिल है। एक और ऑथर हुए हैं, उनका नाम है जीन पियाजे। प्याज नहीं खाते थे। इन्होंने थ्योरी दी है संज्ञानात्मक विकास की। ये संज्ञानात्मक विकास किसमें करना है, टीचर को अपने स्टूडेंट में करना है। हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं सिर्फ अकबर बाबर जलियांवाला बाग हत्याकांड प्लासी बख्शरी नहीं पढ़ा, हम उनके अंदर एक अवधारणा का निर्माण कर रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास में बताते हैं दो चीजें इंपॉर्टेंट, कौन कौन। पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। संगठन मतलब आप एक साथ बहुत सारे अनुभवों से गुजर रहे हो। टीवी देख रहे हो, टीवी में क्रिकेट मैच आ रहा है, दिख रहा है धोनी बैटिंग कर रहे हैं और ये धोनी ने बाल घुमाया और ये बाल को घुमाते हुए ये क्लीन स्वीप लेते हुए, जैसे वो कमेंट्री करते हैं, वो कमेंट्री कर रहे हैं, वो कमेंट्री आपके दिमाग में मतलब कान में सुनाई भी दे रही, आंखों से वो दिखाई भी दे रहा है। और उसने जैसे ही मारा वैसे ही सिक्स चला गया और आप चिल्लाने लगते हो। देयर इज नो नीदर धोनी नॉर सिक्स नॉर बल्ला नॉर बैट, वहां कुछ नहीं है, वहां प्लास्टिक का डिब्बा है जिसमें प्रकाश का खेल चल रहा है, लेकिन आप भूल जाते हैं और आप चिल्लाने लगते हैं। विभिन्न प्रकार की इंद्रियां जो कुछ भी बाहर से ग्रहण कर रही हैं, मन हम उसको संगठित कर देता है। तो संगठित होने से नहीं चिल्लाया, संगठित होने से आपको पता चला कि घटना क्या घट रही है। अनुकूलित होने से चिल्ला पड़े, वो घट एक तो मन में संगठित हुआ, उसको आप समझ गए कि क्या घटना घटी, और समझ करके कहीं ना कहीं आपके अंडरस्टैंडिंग के से वो मेल खाया,
कहीं न कहीं आपके पॉज़िटिव एटीट्यूड से वो मेल खा कहीं न कहीं आपके अंदर ऐसे स्पंदन का उसने निर्माण किया, जो आपके लिए सुखद था। इसको कहते हैं अनुकूलन। यानी हमारे अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ मिलकर के एक साथ काम कर रही हैं, एक साथ उद्दीपन कर रही हैं, उनका समायोजन हमारे मन के किसी स्तर पे हो रहा है। तो ये जीन पियाजे ने कहा है कि ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। पागल और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर होता है? पागल में ना संगठन हो पाता है, अनुकूलन की तो बात ही छोड़ दो। पागल जो व्यक्ति है, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, ये संगठन गड़बड़ा जाता है। तो अनुकूलन बाहर से प्रभावित करता है और संगठन अंदर होता है। तो संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में पियाजे बाँटते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के 2 साल तक बच्चे में क्या होता है? सेंसरी मोटर का विकास होता है। सेंसरी मोटर, सेंस यानी इंद्रिय। 2 से लेकर के 7 साल तक प्री ऑपरेशनल 7 से लेकर के 11 साल तक कंक्रीट ऑपरेशनल और 11 से लेकर के 18 साल तक फॉर्मल ऑपरेशन। इनका विकास होता है। इसको हिंदी में कहते हैं संवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होता है? 2 साल तक जो छोटा बच्चा है, उसके इंद्रियों का विकास होता है। आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। अच्छा, छोटे बच्चे को आपने कभी गौर से देखा है? छोटा बच्चा किसी चीज़ को देखता है, तो देखता ही रह जाता है, ठीक है? या कभी-कभी अपने पालने में ही अपना हाथ-पाँव चला करके किलकारी मार करके खेलता है। वह हमारे लॉजिक के दायरे से बाहर है। हम तभी हँसेंगे जब हमारे पास हँसने वाली कोई बात होगी। छोटे बच्चे को हँसने वाली बात नहीं चाहिए, बिना बात के हँसेगा। हम तभी दुखी होंगे, रोएँगे जब रोने वाली कोई बात होगी। छोटे बच्चे को रोने वाली बात नहीं चाहिए, वो रोएगा नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके सेंसरी मोटर अभी डेवलपिंग फेज़ में है और जो चीज़ डेवलपिंग फेज़ में है, वो कभी-कभी म्यूटेट करता है। जब वो 2 से 7 साल की अवस्था के बीच होगा, प्री ऑपरेशनल, तो यहाँ पे जैसे कोई चीज़ अभी पैदा हो रही है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, उसी तरह से इसकी स्थिति होती है। बोलेगा भी तो भी परिपक्व नहीं है, सुनेगा भी तो भी परिपक्व नहीं, हँसेगा तो भी मतलब कुछ भी अपरिपक्व स्थिति में है। मेरा बेटा है अभी 4-5 साल का, तो कभी-कभी क्या करता है जब खेलने के मूड में होता है तो पैंट में थोड़ा-सा शुशु कर देता है। तो उसको उसकी मम्मी ने बहुत डराया-धमकाया है कि पैंट में क्योंकि ये बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो ठंड लग सकती है सर्दियों के मौसम में ना गीला-गीला सा रहेगा तो वो ठंडी लग जाती है, सर्दी हो जाती है। तो बहुत डराया-धमकाया है, तो मैंने एक बार उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा ऐसा है, ऐसा नहीं करते। जब भी आपको शुशु लगे बता दो पापा मम्मी शुशु लगा है, मुकरा देंगे। तो कहता है कि मैं थोड़ा-सा कर देता हूँ लेकिन किसी को नहीं बताता हूँ। मैं किसी को नहीं बताता हूँ, थोड़ा-सा कर देता हूँ। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा-सा कर देता हूँ, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ। तो मैं उसको समझा रहा हूँ कि बताओ, बताना है। कहता है मैं नहीं बताता हूँ। मैं नहीं बताता हूँ किसी को, मैं थोड़ा-सा करके बैठ जाता हूँ। मैं क्या समझा रहा हूँ, वो मुझे क्या समझा रहा है। वो समझा रहा है कि उस समय खेलना उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नश्वर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैं समझा रहा हूँ कि हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, तो मतलब मैं किसी और तल से बोल रहा हूँ, किसी और तल से बोल रहा है। उसका प्री ऑपरेशनल है, अभी उसका ऑपरेशनल अभी मतलब पूरी तरह से गाड़ी सारे इंजन नहीं चल रहे हैं उसके। मानसिक विकास की बात कर रहा हूँ।
तो ये प्री ऑपरेशनल हो गया। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल में उसकी इंद्रियां और इंद्रियों का आपस में संगठन और अनुकूलन पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, और 11 से 18 तक ये फॉर्मल हो जाएगा। फॉर्मल यानी उसको ऑपरेट करना ही नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, देखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सोचने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो चलेगा, ऑटोमेटिक मच्छर आया ऐसे मार के उड़ा देगा। नींद में सोया भी है और गाल पे मच्छर बैठ रहा है, वो हाथ ऐसे उठेगा नींद में, बिना नींद को डिस्टर्ब किए मार के उड़ा देगा। कि क्या दिख रहे हो? नहीं दिख रहे, मैं नहीं दिख रहा हूं। बच्चों को दिखा नहीं रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो ये बात समझ गया? इन्हीं बातों को ध्यान से समझाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा विकसित हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए, तभी अच्छे से बेहतरीन तरीके से छात्रों को शिक्षा दे सकते हैं। और आगे चल करके इसकी जड़ें जर्मन दार्शनिक है हर्बर्ट। हर्बर्ट को माना जाता है वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आधार प्रदान करने का श्रेय जाता है जोहन हेनरिच पेस्टालोजे जी। अब इसमें एक और दुविधा आती है, एडल्ट लर्नर। वयस्कता को सामान्यतः हम परिभाषित करते हैं उसकी उम्र क्या है, लेकिन हमारा जो वास्तविक मतलब होता है वो होता है कॉग्निटिव मैच्योरिटी, मतलब संज्ञानात्मक परिपक्वता। हम ये मान के चलते हैं कि एक विशेष आयु के साथ साथ कॉग्निटिव मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है, जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया। ये साल पे निर्भर करता है कि किसकी क्या मैच्योरिटी है, इसीलिए वयस्कता का इतना आग्रह है। क्या जोहन हेनरिच पेस्टोलोजी। इसको इंग्लिश में लिखेंगे जोहन हेनरिच पेस्टोलॉजी। तो इंडिया में हम देखते हैं कि वयस्कता को परिभाषित किया जाता है 15 साल से लेकर के 35 साल तक। वयस्कता को इसलिए परिभाषित किया जा सकता है कि सीखने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ चीजें वयस्क नहीं, अल्प वयस्क नहीं सीख सकते। बच्चों को अलग तरीके से सिखाते हैं, वयस्कों को अलग तरीके से सिखाते हैं। परिपक्वता का स्तर अलग है। वयस्क के पास अनुभव है, ये अनुभव संचित होते होते बन जाती है समझ।
तुम लोग क्या आपस में बातें करते रहते हो? ये सब ज्ञान की बात तुम लोग क्लास में पढ़ो, ये किताब में थोड़ी ना लिखा है जो मैं समझा रहा हूँ। वयस्क को जैसे आचरण करो। यहां मेरे समझ से मतलब है अवधारणा। अवधारणा कितनी बड़ी चीज है वो मैंने आपको बताया। अवधारणा अनुभव से ही आएगी, समझ अनुभव से ही आएगा। वयस्क से उल्टा है बालक, या इसको कहेंगे किशोर। किशोर और वयस्क में बहुत आधारभूत अंतर है। किशोर सामाजिकता किसे कहते हैं ये नहीं जान सकता, वयस्क सामाजिकता जानता है। एडल्ट लर्नर जब भी कोई चीज ग्रहण करेगा तो वो समस्या के समाधान के लिए ही उत्सुक रहता है। किशोर के पास न समस्या की समझ है, समाधान की क्या समझ होगी। किशोर लर्नर हमेशा ही विषय केंद्रित रहता है। उसे कुछ नहीं पता उसे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। वयस्क समस्या का समाधान करके आनंद का अनुभव करता है और इसका व्यक्तित्व अधिक विकसित है। किशोर का व्यक्तित्व अधिक विकसित नहीं है। तो वयस्कों को समझने के लिए एक विशेष प्रकार का सिद्धांत विकसित किया गया है जिसे कहते हैं वयस्क अधिगम सिद्धांत। अब अधिगम क्या होता है ये समझ में सभी को आ गया होगा मुझे लगता है। अधिगम किसको कहते हैं? लर्निंग। वयस्क अधिगम सिद्धांत क्या है? अनुभव के मामले में वयस्क समृद्ध है। वयस्क की संतुष्टि तब होती है जब वो नेतृत्व करता है, उसको नेतृत्व चाहिए और नवीन शैली अपनाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए वो हमेशा तत्पर है। कोई भी शिक्षण अगर सम्मानपूर्ण रहेगा उसके लिए अनुकूल होगा और उसको सिखाने के लिए आपने आदेश नहीं देना है, आपने अपील करना है। अपील और आदेश में अंतर है। तो जो टीचर होते हैं वो इन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। किसी एडल्ट को सिखाना हो कोई चीज तो ये चीजें उनके लिए अनिवार्य है। आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट है। शिक्षार्थी अधिगमकर्ता शिक्षक पर निर्भर है, शिक्षार्थी स्वयं प्रेरित और स्वयं निर्देशित है। यानी ये जो कॉलम है ये है किशोर का और ये गुण होते हैं वयस्क के। शिक्षार्थी के पास बहुत कम अनुभव है जो किशोर है, इनके पास महत्वपूर्ण अनुभव है। शिक्षार्थी को संसाधन के रूप में उपयोग करने किए जाने जैसा बनाया गया है और इनके लिए प्रशिक्षक का अनुभव सबसे प्रभावशाली है। वयस्क एक दूसरे के लिए संसाधन है और इनका एक्सपीरियंस ही इनकी पहचान है। किशोर तभी लर्निंग करता है जब एक खास चीज उसको प्राप्त करनी हो, नंबर प्राप्त करना हो या नॉलेज लेना हो किसी सब्जेक्ट का। वयस्क की लर्निंग में वास्तविक जीवन के कार्यों में उसका रोल होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी वो लर्निंग की तरफ उत्सुक होगा। वयस्क का जो लर्निंग है वो जीवन में कोई उसका मतलब सॉल्व होना चाहिए। किशोर की लर्निंग में विषय की इकाई तर्क के अनुसार सामग्री इकाइयों का अनुक्रम किया जाता है। अधिगम के लिए प्रेरणा में भी अंतर है किशोर और वयस्क में। किशोर जो लर्निंग कर रहा है उसको पुरस्कार, सजा, ग्रेड, विफलता का डर, इसके कारण वो सीखता है। लेकिन जो वयस्क सीख रहा है उसके मूल में कारण है आंतरिक प्रोत्साहन, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, आत्मविश्वास, आत्मबोध, अधिक ज्ञान की आवश्यकता, प्रेरणा वगैरह वगैरह।
दोनों क्यों सीखना चाहते हैं, इसकी डिमांड में भी फर्क है दोनों के। किशोर चाहता है कि जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन कर सके, इसलिए सीख रहा है। जबकि वयस्क सीखने के लिए अधिक समय समर्पित कर सकता है, क्योंकि शिक्षा के प्रति इस स्तर पर उत्तरदायित्व न्यूनतम होता है। इसी तरह से आवश्यकता, एकता कल मुझसे बात करना, अभी मुझे कहीं निकलना पड़ेगा, कुछ काम है, तो कल तुम 12 बजे बात, 12 बजे फोन करना। तो इस तरह से एक टेबल बनाया गया है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ये पहले भी मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था। तो बाकी सारे मेन पोर्शन कवर हो गए हैं। 2-3 चीजें और हैं, मूक्स स्वयं और स्वयं प्रभा और ये सब चीजें, ये तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा। मूक्स क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या होता है, स्वयं क्या होता है, ये पता है। जब एक परीक्षा में विभिन्न क्रियाएं जैसे कि लिखना, सूची बनाना, लेबल और नामकरण आदि का प्रयोग किया जाता है, तो इससे किस स्तर का पता चलता है, अगली क्लास में बताएंगे काजल, अभी तो टाइम खत्म हो रहा है। बोध स्तर, उपयोग स्तर, ज्ञान स्तर, संश्लेषण स्तर। बोध स्तर यानी समझना, बोध मतलब समझना। कोई व्यक्ति कुटिल है और आपसे हंस के बात कर रहा है, तो आप समझते हैं कि वो कुटिल है, हालांकि दिख नहीं रहा कि वो कुटिल है, कनिंग है। बोध होता है समझना। घटना अलग हो सकती है और घटना का मैसेज अलग हो सकता है, तो घटना का मैसेज क्या है ये समझना। कोई व्यक्ति कैसा है और कैसा दिखा रहा है, इन दोनों में फर्क है, और जीवन के हर पहलू में बोध इन्वॉल्व है। उपयोग स्तर यानी किसी चीज का कितना उपयोग है ये जानना प्रैक्टिकली, मतलब किससे क्या है। ज्ञान स्तर यानी शुद्ध ज्ञान, नॉलेज, तार्किकता, लॉजिक। संश्लेषण स्तर यानी चीजों को जोड़ के देखना, संश्लेषित करना, सिंथेसिस करके देखना। अब जैसे लिखना, अब लिखना मैं लिख रहा हूं आम, अब आम का मतलब यहाँ आम पैदा नहीं हो गया। सूची बनाना, लिस्ट बनाना हो, किसी का लेबलिंग करना हो, किसी का नॉमेनक्लेचर करना हो, इसमें सिंपली आप लॉजिक को यूज करते हैं, क्योंकि वो चीजें वहां है नहीं, लेकिन आप उसके बारे में जिक्र करते हैं। डी नहीं होगा। डी संश्लेषण स्तर, ये किसी घटना या किसी विषय को आपस में जोड़ने की बात हो रही है। समझ गए? तो चलिए मिलते हैं इसी क्लास में, शिक्षा क्षेत्र को विराम देते हैं।